हेलो फ्रेंड। प्रथम गोलमेज सम्मेलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई, इसकी सिफारिश पर विचार करने के लिए नवंबर 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। यह 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें 57 ब्रिटिश भारत के, 16 प्रतिनिधि रियासतों के तथा शेष 16 ब्रिटेन के प्रमुख राजनैतिक दलों के संसद सदस्य थे। लंदन में सेंट जेम्स पैलेस में आयोजित इस सम्मेलन की अध्यक्षता तत्कालीन प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की तथा इसका उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारतीयों ने केवल समस्याएं एवं विचारार्थ विषय ही रखे, जिसका कोई वास्तविक परिणाम सामने नहीं आया। इस सम्मेलन में हुआ विचार विमर्श किसी के मन में विश्वास न जगा सका, क्योंकि प्रमुख राजनैतिक दल कांग्रेस इसमें सम्मिलित नहीं था। अंततः बिना किसी सार्थक परिणाम के इस सम्मेलन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। प्रथम सम्मेलन में शामिल प्रतिनिधि मुस्लिम लीग, आगा खां, मोहम्मद शफी, मोहम्मद इमाम, मोहम्मद अली जिन्ना, ए.के. फजलुल हक, मोहम्मद जफरुल्लाह खां, मोहम्मद अली जौहर, हिंदू महासभा M.R. जयकर, V.S. मुंजे, उदारवादी तेज बहादुर सप्रू, C.Y. चिंतामणि, श्रीनिवास शास्त्री, सिख सरदार संपूर्ण सिंह, सरदार उज्जवल सिंह, दलित वर्ग भीमराव अंबेडकर, भारतीय पूंजीपति वर्ग होमी मोदी, वायसराय कार्यकारिणी फजल हुसैन, भारतीय महिला बेगम शाहनवाज राधाबाई सुब्बा रायन, गांधी इरविन समझौता। ब्रिटिश राजनीतिज्ञ अब गांधी जी तथा कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने को उत्सुक थे, क्योंकि उन्होंने यह महसूस किया कि जब तक भारत के प्रमुख राजनीतिक दल की सहमति प्राप्त नहीं होगी, तब तक संविधान संबंधी सुधारों की कोई योजना सफल नहीं हो पाएगी। अतः सरकार ने उदारवादी नेता तेज बहादुर सप्रू, जयकर, श्रीनिवास शास्त्री के माध्यम से गांधी जी को तत्कालीन वायसराय इरविन से बातचीत करने के लिए तैयार किया गया। कांग्रेस के वामपंथी नेता इस बात से नाखुश थे, क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा दिए जाने का पूरा देश में भारी विरोध था और उन्होंने गांधी जी से अपील की कि वह वायसराय के साथ अपनी बातचीत के दौरान सभी राजनैतिक बंदियों का मामला अवश्य उठाएं। 26 जनवरी 1931 को गांधी जी सहित सारे नेता जेल से रिहा कर दिए गए। गांधी जी ने 19 फरवरी 1931 को इरविन से बातचीत की। 15 दिन की चली वार्ता के फलस्वरूप 5 मार्च को एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता कहा जाता है। इस समझौते ने कांग्रेस की स्थिति को सरकार के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। इस समझौते की शर्तें थीं: हिंसात्मक अपराधियों के अतिरिक्त सभी राजनैतिक कैदी छोड़ दिए जाएंगे, अपहृत की गई संपत्ति वापस कर दी जाएगी, विभिन्न प्रकार के जुर्मानों की वसूली को स्थगित कर दिया जाएगा, सरकारी सेवाओं से त्यागपत्र दे चुके भारतीयों के मामले पर पुनः सहानुभूतिपूर्वक विचार विमर्श किया जाएगा, समुद्र तट की एक निश्चित सीमा के भीतर नमक तैयार करने की अनुमति प्रदान की जाएगी, मदिरा, अफीम, विदेशी वस्तुओं की दुकानों के सम्मुख शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की आज्ञा दी जाएगी, आपातकालीन अध्यादेशों को वापस ले लिया जाएगा। कांग्रेस की ओर से गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने पर सहमत हो गए। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस शर्त पर तैयार हुई कि प्रस्तावित संवैधानिक सुधारों का आधार संघीय व्यवस्था एवं उत्तरदायित्वपूर्ण शासन होगा। भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए रक्षा, प्रतिरक्षा, वैदेशिक मामले, अल्पसंख्यकों से संबंधित मामलों और भारत के वित्तीय ऋणों जैसे विषयों के संबंधों में सुरक्षात्मक या आरक्षणात्मक व्यवस्था प्रदान करनी होगी। वायसराय ने गांधी जी की पुलिस ज्यादतियों की जांच करने
की मांग और भगत सिंह तथा उनके साथियों की फांसी की सजा माफ करने की मांग अस्वीकार कर ली। कांग्रेस का कराची अधिवेशन वर्ष 1931। गांधी इरविन समझौते की स्वीकृति देने के लिए कांग्रेस का अधिवेशन मार्च के अंत में ही कराची में बुलाया गया। 29 मार्च 1931 को हुए इस अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। गांधी जी ने इस समझौते को उचित ठहराया। उनके अनुसार इसका सबसे बड़ा लाभ यह था कि पहली बार अंग्रेज सरकार ने भारतीय नेताओं के साथ समानता के स्तर पर बातचीत की थी, लेकिन अधिकांश नेता इस समझौते से असंतुष्ट थे। 6 दिन पहले ही भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी दे दी गई थी, जिससे सभी में रोष व्याप्त था। उनका मानना था कि इसे समझौते की मुख्य शर्त के रूप में नहीं लिया गया। गांधी जी को समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए था। गांधी जी को अपनी कराची यात्रा के दौरान जनता के तीव्र रोष का भी सामना करना पड़ा। उन्हें काले झंडे दिखाए गए। जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस भी इससे संतुष्ट नहीं थे। कराची अधिवेशन की मुख्य बातें। गांधी इरविन समझौते या दिल्ली समझौते को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। किसी भी तरह की राजनैतिक हिंसा का समर्थन न करने की बात को दोहराते हुए भी कांग्रेस ने क्रांतिकारियों की वीरता एवं बलिदान की प्रशंसा की। इस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया गया। पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को पुनः दोहराया गया। कांग्रेस की इस सत्र में पहली बार मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, अल्पसंख्यकों एवं विभिन्न भाषाई क्षेत्रों की संस्कृति, भाषा एवं लिपि की सुरक्षा की गारंटी, अभिव्यक्ति एवं प्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनावों की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, सभा एवं सम्मेलन आयोजित करने की स्वतंत्रता, जाति, धर्म एवं लिंग इत्यादि से हटकर कानून के समक्ष समानता का अधिकार, आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव, प्रमुख उद्योग परिवर्तन और खदान को सरकारी स्वामित्व एवं नियंत्रण में रखना, मजदूरों के लिए बेहतर सेवा शर्तें, महिला मजदूरों को सुरक्षा तथा काम के नियमित घंटे, लाभ न देने वाले जोतों को लगान से मुक्ति, किसानों को कर्ज से राहत, मजदूरों तथा किसानों को संघ बनाने की स्वतंत्रता, सूदखोरों पर नियंत्रण, लगान एवं मालगुजारी में उचित कटौती,